कमरे में मौत जैसी भयानक और आसाब शिकन खामोशी फैली हुई थी। मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। मैं बेहिस्सो हरकत था और मेरे हलक से आहिस्ता आहिस्ता कराहें से निकल रही थी। बिलाखिर जनरल ने मेज पर हाथ रखा और मेरे चेहरे की तरफ निगाहें जमा दी। क्या तुम मेरे सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हो? मैंने कहा, जनरल, अगर मेरे हलक से आवाजें खींच सकते हो तो जरूर खींच लो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। भूख की शिद्दत और नक्काहत की बिना पर मैं कुछ बोलने से कासिर हूँ। एक लम्हे को उसके चेहरे पर तगय्युर के आसार पैदा हुए, लेकिन उनमें हमदर्दी का कोई अंसर नहीं था। फिर उसने एक तरफ बैठे हुए एक और ऑफिसर से पूछा, क्या इसे भूखा प्यासा रखा गया है? वो बोला, मुझे मालूम नहीं सर। जनरल ने कहा, हिमाकत है, ये इस हालत में हमें क्या बता पाएगा? पहले इसकी हालत दुरुस्त करो। जनरल के चेहरे पर शदीद नागवारी के आसार पैदा हुए और कमरे में इस तरह की लहर दौड़ गई। पुचकिच से मेरी गुलू खलासी हो गई थी। मुझे वापस एक कमरे में लाया गया और इस बार मेरे लिए काफी एहतमाम किया गया। खाने को ज्यादा चीजें नहीं दी गई थी, बल्कि बहुत हल्की और नफीस ग़िज़ाएं थीं। उसके साथ ही एक डॉक्टर ने मुझे 2 इंजेक्शन भी दिए जो गालिबन ताकत के थे। उससे मेरी कैफियत बहाल हो गई और तकरीबन 24 घंटे के बाद एक बार फिर मुझे उसी अदालत में पेश कर दिया गया जो मेरे बारे में पूछगिछ करके मेरी तकदीर का फैसला करने वाली थी। वही जनरल मेरे सामने था। मुझे बेहतर हालत में देखकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, कहो, अब कैसी कैफियत है तुम्हारी? मैंने कहा, शुक्रिया जनरल, तुम्हारी मेहरबानी से अब मैं ठीक हूँ। वो बोला, तुम्हारा नाम आकिल तिवारू है? मैंने कहा, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। उसने पूछा, फलस्तीन के बाशिंदे हो? मैंने कहा, नहीं, बैरूत में पैदा हुआ और वहीं जिंदगी गुजारी है। जनरल बोला, एटमी मामलात की किस हद तक मालूमात रखते हो? मैंने कहा, ज्यादा नहीं जनरल, बस थोड़ी सी। उसने पूछा, किसी एटमी इदारे से बाकायदा मुंसलिक रहे हो? मैंने कहा, हाँ, मैंने एक एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ अरसे काम किया है। जनरल ने कहा, वो कागजात कहाँ हैं जो तुमने हमारे एटॉमिक डिपार्टमेंट से उड़ाए थे? मैंने जवाब दिया, मेरे पास महफूज थे लेकिन अब नहीं है। उसने कहा, किस शक्ल में थे? मैंने कहा, मैंने उनकी माइक्रो फिल्में बनाई थी। वो बोला, तुम्हारे पास माइक्रो फिल्में बनाने का सामान कहाँ से आया? मैंने कहा, मैं ये सामान लेकर इंस्टीट्यूट में दाखिल हुआ था। उसने कहा, तुम इस सिलसिले में अपने डिपार्टमेंट को किस हद तक इत्तलात दे चुके हो? मैंने कहा, ज्यादा नहीं, सिर्फ तुम्हारी एटमी तैयारियों के बारे में। इब्तिदा में मैंने कुछ माइक्रो डाइस वगैरह उनके लिए बैरूत भेजे थे। जनरल ने कहा, मजीद हिदायत क्या मिली थी इस बारे में? मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझसे कहा गया था कि मैं अपना काम जारी रखूं और वो तमाम इत्तलात और एटमी राज जो मुझे मालूम हो सकते हैं माइक्रो फिल्मों और माइक्रो डाइस की शक्ल में तब्दील करके महफूज कर लूं ताकि किसी मौके पर मुझे बैरूत पहुंचाया जा सके। उसने पूछा, तो फिर तुम बैरूत क्यों नहीं पहुंच सके? मैंने आहिस्ता से कहा, इसलिए कि मेरे बाहर निकलते ही मेरे बारे में इल्म हो गया था और तुम्हारे एजेंट मेरे पीछे लग गए थे। जनरल ने कहा, इस दौरान तुम कहाँ कहाँ छुपते फिरे थे? मैंने कहा, मैंने जंगलों के रास्ते इख्तियार किए थे, शहरी आबादियों से दूर रहा था। जनरल बोला, किसी फलस्तीनी एजेंट से इस दौरान तुम्हारा राब्ता कायम नहीं हो सका? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अगर राब्ता कायम हुआ होता तो मैं इसराइल में न होता। उसने कहा, तुम्हारा यहाँ से फरार होने का मंसूबा क्या था? मैंने कहा, मुझे किसी न किसी तरह हैफा पहुंचना था और उसके बाद सारे मामलात फलस्तीनी एजेंटों को ही देखने थे। उसने कहा, वो माइक्रो फिल्में और माइक्रो डाइस हमें नहीं मिल सके जो तुमने बना रखे थे, उनकी सही निशानदही करो, वो कहाँ हो सकते हैं? मैंने कहा, गिरफ्तार होने से कुछ देर पहले तक वो मेरे पास मौजूद थे। आपने उन्हें उस जगह नहीं देखा जहां से मुझे गिरफ्तार किया गया था। वो बोला, तुम्हारा सामान मुख्तलिफ जगहों से मिला है, उसमें से किसी सामान में ये चीजें मौजूद नहीं थी। मैंने कहा, मैं इस सिलसिले में मजीद कुछ नहीं जानता। जनरल ने धमकाया, बोला, हमें इससे कोई गरज नहीं है, लेकिन तुम ये सोच लो कि इस जुर्म के सिलसिले में तुम्हें क्या सजा दी जा सकती है। मैं कुछ नहीं सोचना चाहता। जनरल ने कहा, मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस भयानक जुर्म का नतीजा सिर्फ मौत है। तुम तहरीरी तौर पर इस बात का इकरार कर लो कि तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन की जानिब से तुम हमारे एटॉमिक डिपार्टमेंट में तकरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे थे। मुमकिन है इस तरह तुम्हारे लिए कहीं से कुछ सिफारिशात हासिल हो सकें। जनरल के ये अल्फाज महज बहलावा थे जिनकी हकीकत मैं अच्छी तरह जानता था। मैंने कहा, मैं तुम्हें कोई तहरीर नहीं दे सकता। जनरल ने कहा, गोया तुम मेरी दी हुई मराद से फायदा उठाने के जरा भी ख्वाहिशमंद नहीं हो। कोई बात नहीं, तुम जैसे लोगों की मौत या जिंदगी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तुम्हारे बारे में आखिरी फैसला कर लिया जाएगा। उसने अपने आदमियों को आवाज दी, इसे उस वक्त तक के लिए ले जाओ जब तक मैं इस सिलसिले में दूसरी हिदायत नहीं देता। उसने कहा और अपनी जगह से उठ गया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे सिलसिले में आखिरी फैसला क्या किया जाएगा, लेकिन बाहर तौर कैदोबंद के अलावा और कुछ मेरे मुकद्दर में नहीं था।
मुझे इमारत के उसी कमरे में पहुंचा दिया गया था जहां से निकालकर उन लोगों के सामने पेश किया गया था। मेरा अंदाजा था कि आइंदा मेरे लिए वो सहूलतें न रहेंगी जो अब तक मुझे फराहम की गई हैं। जनरल को मुझसे जो कुछ मालूम करना था मालूम कर चुका था और अब मुझे इस तहरीरी बयान के लिए मजबूर किया जाएगा जिसके तहत मैं अपने जुर्म का एतराफ करूंगा। मैं समझता था कि ये सूरत हाल मेरे लिए खतरनाक हो जाएगी। आकिल तिवारू उन लोगों के यहाँ जिस अंदाज में काम कर चुका था उसके तहत यकीनन उनके पास उसकी कोई तहरीर मौजूद होगी और जब ये तहरीर मेरी तहरीर से नहीं मिलेगी तो मेरा राज फाश हो जाएगा। लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। तंजीम ने जो काम मेरे सुपुर्द किया था मैं उसे बहुस्न खूबी अंजाम देने का ख्वाहिशमंद था और कम से कम इस बात से यक गूना सुकून महसूस होता था कि वो लोग मुझे आकिल तिवारू समझ बैठे हैं। रात को मैं उसी नरम बिस्तर पर सोया था जो उस कमरे में मौजूद था और जिस पर बेहतर तौर पर नींद आ जाती थी। लेकिन जब मैं जागा तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने बिस्तर पर नहीं हूँ। न जाने क्या हुआ था। मैंने घबराकर अपने अतराफ अंधेरे में हाथों से टटोला और दफतन मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द सी लहर दौड़ गई। मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि जिस जगह मैं कैद हूँ वहां जमीन गीली है और ठंडक भी जरूरत से ज्यादा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बदन पर हाथ फेर कर देखा तो मजीद खौफ का शिकार हो गया। मेरे बदन पर लिबास नहीं था, सिर्फ ज़ेरी हिस्से में एक छोटा सा लिबास मौजूद था। लेकिन ये सब कुछ किस तरह हुआ? यकीनन मुझे बेहोश करने के बाद उन्होंने ये कार्रवाई की होगी। लेकिन मकसद? मेरे जहन में सवाल उभरा और फिर मेरे जहन ने खुद ही उसका जवाब भी दे दिया। वो लोग मुझे सजा दे रहे थे। मुमकिन है मेरे बारे में आखिरी फैसला यही किया गया हो कि मैं उस जगह दम तोड़ दूं। लेकिन ये जगह है क्या? तारीकी चारों तरफ फैली हुई थी। अतराफ में एक अजीब सी नमी महसूस हो रही थी। मैंने टटोल कर देखा तो मुझे अंदाजा हो गया कि यहाँ पानी है। फिर एक और एहसास भी हुआ। कमरे के नीचे पानी की मिकदार बढ़ती जा रही थी। पानी जो बर्फ की मानंद सर्द था। मैं फुर्ती से उठ बैठा। मालूम नहीं कहां से ये ठंडा पानी उस जगह आ रहा था। मेरे बदन में थरथरी सी दौड़ गई। चंद लम्हों के बाद मैंने पानी की सतह मजीद ऊंची होती हुई महसूस की और मैं बेख्तियार पागलों की तरह उठ खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे हलक से चीख निकल गई। आंखों के आगे चिंगारियां सी उड़ने लगी। मेरा सर बुरी तरह से कोठरी की छत से टकराया था। इसका मकसद था कि छत बहुत नीची है। मैंने आगे बढ़ना चाहा मगर जमीन पर फिसलन बेपनाह थी। बुरी तरह गिरा और सर दीवार से टकराते टकराते बचा। मुझे किसी कब्र में दफन कर दिया गया था। गालिबन ये तारीख कब्र मेरी आखिरी आरामगाह है, मैंने सोचा। पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा था और अब मैं एक हौलनाक मौत के लिए खुद को तैयार कर रहा था। अगर ये पूरी कब्र पानी से भर गई तो इसके बाद क्या होगा? समझ में नहीं आता था कि क्या करूं सिवाय इसके कि दीवारें टटोल कर उस कब्र का दरवाजा तलाश करूं। मैं बेइख्तियार इधर उधर हाथ पैर मारने लगा और फिर दफतन मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे हाथ के दबाव से कोई चीज अपनी जगह से खिसकी हो। मैंने उस जगह को मजीद दबाना शुरू कर दिया और इस तरह एक खला सा नमूदार हो गया जिसकी दूसरी जानिब फीकी मैली और जर्द सी रोशनी नजर आ रही थी। लेकिन इस तारीख कब्र में किसी खला का नमूदार हो जाना मेरे लिए बहुत ही नेक फाल था। मैं ये जाने बूझे बगैर के दूसरी जानिब क्या है उस तरफ लपका। एक पतली सी सुरंग थी ये जिसमें दौड़ा नहीं जा सकता था बल्कि सिर्फ रींगा ही जा सकता था क्योंकि आगे चलकर वो मजीद तंग हो चली थी। और जब मैं उसके दूसरे सुराख पर पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि यह कब्र नुमा कोठरी में हवा के लिए रास्ता बनाया गया है। नीचे गहराई थी जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता था कि कितनी है। अजीबोगरीब जगह थी और उसकी तख्लीक की वजह मेरी समझ में नहीं आती थी। सिवाय इसके और क्या कहा जा सकता था कि ये उन लोगों का कोई अजियत खाना था। लेकिन वहां से निकलने के इंतजामात भी रखे गए थे। गालिबन वो मुझे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि मौत कितनी भयानक और अजियतनाक होती है और उसे बचने का तरीका यही है कि मैं उनकी हिदायत पर अमल करूं। लेकिन जनरल ने फैसला कुन लहजे में कहा था कि मेरे जराइम की सजा मौत और सिर्फ मौत है। वक्त का कोई ताजुन नहीं किया गया था। ये सब सोचकर मेरे आसाब जवाब देते जा रहे थे। लेकिन ऐसा तो बारहा हुआ था। बहरहाल उस मकाम से नीचे कूदना जरूरी था। मैं वापस उस कब्र में नहीं जा सकता था। मैंने आंखें बंद की और नीचे छलांग लगा दी। लेकिन मेरा अंदाजा गलत था। वो जगह ज्यादा बुलंदी पर नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा 10 या 11 फुट नीचे कूदना पड़ा था। मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मेरे टखनों की हड्डियां टूट गई हों। नीचे गिरकर मैं थोड़ी देर तक हाँफता रहा। आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। लेकिन बिलाखिर बदन में तहरीक पैदा हुई। टांगों में शदीद ऐंठन हो रही थी और दोनों पसलियों में जैसे सुइयां सी चुभ रही थी। यहाँ भी अंधेरा था। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें तारीकी में देखने की आदी हो गईं
سردی کا وہ احساس جو ٹھنڈے یخ پانی سے پیدا ہو گیا تھا زائل ہونے لگا۔ یہ بھی کوئی ہال نما کمرہ تھا اور وہ سرنگ اس کمرے ہی میں ختم ہوتی تھی۔ میں اس کمرے کا دروازہ تلاش کرنے لگا، پھر میری نظر دروازے پر پڑی اور میں اس طرف بڑھ گیا۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ دروازہ کسی نے دھکا دے کر کھول دیا۔ دن کا وقت تھا، میری آنکھیں چونکہ اس وقت تاریکی سے مانوس تھیں، اس لیے دروازہ کھولنے سے جو روشنی اندر آئی اس نے میری آنکھیں بند کر دیں اور میں تھوڑی دیر کے لیے اندھا ہو گیا۔ میں نے پھرتی سے آنکھوں پر دونوں ہتھیلیاں رکھ دیں۔ اس طرح کچھ سکون محسوس ہوا، لیکن اسی دوران میرے دونوں بازو پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا گیا۔ البتہ آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ میں اندھوں کی طرح ان کے ساتھ گھسیٹتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے زمین پر دھکا دے دیا۔ زمین پر گرنے کے بعد میں کسی زخمی کتے کی طرح ہانپنے لگا تھا، لیکن آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ باہر طور میں نے یہ کوشش کی اور آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے عین سامنے ایک یہودی افسر کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں میرے لیے سوائے نفرت اور حقارت کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور وہ میرا لباس میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، لو اپنا لباس پہن لو۔ میں نے خاموشی سے اس سے اپنا لباس لیا اور اپنے بھیگے ہوئے بدن پر پہن لیا۔ اس کے بعد اس شخص نے کسی کو آواز دی اور 2 آدمی میرے نزدیک آ گئے۔ انہوں نے پستول میری کمر پر رکھ کر مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور چند لمحے کے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ مجھ سے ایک بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا جس پر فوم کی گدیاں رکھی ہوئی تھیں۔ جب میں بینچ پر بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اندر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک ٹرے تھی جس میں چند سلائس اور دودھ کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ان حالات میں کچھ کھاؤں پیوں، لیکن زندہ رہنے کی آرزو کسے نہیں ہوتی۔ چنانچہ میں نے صبر و شکر کے ساتھ دودھ کا یہ گلاس حلق میں انڈیل لیا۔ البتہ سلائس کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، شاید بھوک کے باوجود کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ دودھ کا گلاس اور سلائس لانے والا خالی برتن اٹھا کر باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں جا پڑا۔ اب دل میں کوئی احساس نہیں تھا۔ معلوم نہیں آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا تھا۔ ظاہر ہے یہ لوگ مجھے زندگی نہیں دیں گے۔ موت بھی آئے گی تو اپنے نام سے نہیں بلکہ ایک دوسرے نام سے اسے اپنانا ہوگا۔ لیکن کچھ بھی تھا، میرے ذہن میں جو مقصد تھا میں ان حالات میں بھی اس کے لیے مخلص تھا۔ جان جا رہی ہے تو کم از کم اس ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہوئے جس کے لیے میں نے اپنا مستقبل تاریک کر لیا تھا۔ تنہائی کے لمحات گزرنے لگے۔ سوچوں کے دائرے کبھی وسیع ہوتے کبھی سکڑ جاتے۔ نیند مہربان ماں کی طرح تھی جو منتشر ذہن کو پرسکون کر دیتی تھی، اور اس وقت بھی نیند نے مجھے زیادہ دیر ذہنی انتشار کا شکار نہ ہونے دیا۔ بیدار ہوا تو تاریک رات تھی اور ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا، اور پھر بقیہ وقت جاگتے ہوئے ہی گزرا، یہاں تک کہ صبح کی روشنی نمودار ہو گئی۔ صبح کی روشنی میں مجھے اسی افسر سے ملاقات کرنا پڑی جو پہلے بھی مجھ سے مل چکا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، خوش نصیب ہو کہ موت کے جبڑوں سے واپس نکل آئے ہو۔ میں نے کہا، وہ کس طرح آفیسر؟ مجھے میری خوش نصیبی کی تفصیل تو بتا دی جائے۔ وہ بولا، جنرل نے تمہارے لیے موت کا حکم دیا تھا، لیکن تل ابیب سے ہدایات ملی ہیں کہ تمہیں یہاں سے براڈو کیمپ پہنچا دیا جائے۔ کچھ اور کارروائیاں کرنی ہیں تمہارے سلسلے میں۔ شاید تمہیں ہلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہارے عوض کوئی ایسا شخص آزاد کروا لیا جائے گا جو تمہاری حیثیت کا حامل ہو۔ آفیسر نے یہ خوشخبری سنا کر مجھے ذہنی طور پر بڑا سکون پہنچایا تھا، لیکن ان کے رویے میں پھر بھی کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ گزرنے والے شب و روز ہمیشہ کی مانند اذیتناک تھے۔ غالباً 7ویں یا 8ویں دن مجھے اس جگہ سے نکالا گیا اور ایک بند ٹرک میں بٹھا کر تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک جگہ اتار دیا گیا۔ یہ بھی ایک فوجی عمارت تھی جس کی راہداری کا فرش صاف ستھرا تھا۔ ہر کمرے کے باہر فوجی وردی پہنے، ہاتھ میں گنے سنبھالے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ کسی نے میری جانب توجہ نہ دی۔ ایک کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے قدم ٹھٹکے۔ اندر سے کسی کے گفتگو کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے پیچھے آنے والے قوی ہیکل فوجی آفیسر نے میری کمر پر ایک لات رسید کی اور میرے حلق سے کراہ نکل گئی۔ میں اوندھے منہ لڑکتا ہوا ایک دروازے سے ٹکرایا۔ ابھی اٹھ کر سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ دوسری ٹھوکر میری بائیں پسلی پر پڑی اور میں تکلیف سے دوہرا ہو کر تڑپنے لگا۔ میں نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی اور کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آفیسر نے آگے بڑھ کر میرے بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور غرائے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی ایسا کام مت کرو جو تمہیں زندگی سے دور کر دے۔ میں خاموش ہی رہا۔ وہ مجھے لیے ہوئے عمارت کے آخری حصے میں پہنچے اور پھر انہوں نے مجھے ایک کمرے میں دھکیل دیا۔ شاید یہی براڈو کیمپ تھا جہاں مجھے لایا گیا تھا۔ وہاں کونے میں ایک ٹین کا کنستر اور لکڑی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ دوسرے کونے میں فرش پر 2 کمبل رکھے ہوئے تھے۔ جگہ خاصی کشادہ تھی لیکن غلیظ تھی، حالانکہ باقی عمارت صاف ستھری محسوس ہوتی تھی۔
वो कंबल जो यहाँ रखे हुए थे उनसे न सिर्फ बदबू उठ रही थी बल्कि उन पर बेशुमार खटमल भी रेंग रहे थे। मैंने छत की तरफ मुंह उठाया और हलक से आजिज़ाना आवाज निकली, मेरे माबूद मुझे इस्तिकामत अता फरमा। मैंने एक नेक मकसद के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की है। बेशक मेरे दिल में आज भी ये ख्वाहिश है कि मैं फ़लस्तीनियों को उनके घर वापस दिलाने के लिए मजीद जिद्दोजहद करूं, लेकिन अगर मौत मेरा मुकद्दर बन चुकी है तो कम से कम मुझे ऐसी अजियतनाक मौत न दे। आंखों से आंसू रवा हो गए थे, दिल पर एक रिक्कत सी तारी थी। मालूम नहीं क्यों मैं ऐसी कैफियत का शिकार हो गया था। अजाब मुसलसल से कुछ उकताहट सी पैदा होने लगी। कोई फैसला तो होना चाहिए, खा वो मौत ही क्यों ना हो। न जाने कब तक उसी आलम में पड़ा रहा और फिर जैसे दिल को करारा गया। मैं पुरसुकून हो गया और सब्र से वक्त गुजारने का फैसला कर लिया। उस कैद खाने की रात बिलाशुबा बड़ी कठिन रात थी। खटमल बदन पर रेंग रहे थे और काट रहे थे। बदन पर जगह जगह ददोड़े पड़ गए थे, लेकिन सुबह को ये खटमल पेट भरने के बाद मुख्तलिफ कोनों खुदरों में जा घुसे। कोई काम तो मुझे भी नहीं था। चुनाचे फैसला किया कि उस कोठरी को खटमलों ही से पाक कर दूं। मैंने तलाश कर करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। एक मशगला मेरे हाथ आ गया था, फिर मेरे लिए नाश्ता भी आ गया। उस कोठरी में मैंने कई दिन रात गुजारे। खुराक मुझे बाकायदगी से और माकूल मिल रही थी। इस दौरान और कोई काबिल जिक्र बात नहीं हुई। 8वें या 9वें दिन सुबह दरवाजा एक धमाके से खुला और यहूदी सिपाहियों ने एक दराज कामत शख्स को कमरे में धकेल दिया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और लिबास जगह जगह से फटा हुआ नजर आ रहा था। मैंने हैरत से उस जख्मी शख्स को देखा जिसकी आंखें बुरी तरह सूजी हुई थीं। सख्त अजियत दी गई थी उसे। वो जमीन पर गिर कर तशन्नुजी अंदाज में अपने बदन को संभालने की कोशिश करने लगा। इजरायली सिपाही दरवाजा बंद करके चले गए तो मैं बेइख्तियार उसकी तरफ दौड़ा और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन दफतन उस शख्स के हलक से खूंखार गुर्राहट निकली और वो उछल कर खड़ा हो गया। दूसरे ही लम्हे उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बुरी तरह उसकी लपेट में आ गया, लेकिन पिछले चंद दिनों से चूंकि ग़िज़ा बाकायदगी से मिलती रही थी, इसलिए जिस्मानी कुव्वतें इस हद तक नाकारा नहीं हुई थीं कि मैं उस शख्स को संभाल न सकता। थोड़ी देर तक तो मैं उससे मगलूब रहा, लेकिन उसके बाद मैंने एक जोरदार घूंसा उसकी गुद्दी पर मारा और वो दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराने के बाद वो सीधा हुआ और उसकी खौफनाक आंखें मुझ पर गड़ गईं, लेकिन मैंने उसके अंदाज में एक तब्दीली सी महसूस की। वो अपनी जगह से जुम्बिश करने की बजाय फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार थे। मैं अपना फूला हुआ सांस दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था। बेशक ग़िज़ा मिलने की वजह से जिस्मानी कुव्वतें बहाल हो गई थीं, लेकिन अंदरूनी तौर पर मैं अब भी कमजोरी महसूस कर रहा था और उस शख्स से जोर आजमाई करते हुए मुझे खासी मुश्किलात से गुजरना पड़ा था। वो इधर उधर देखने लगा, फिर आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और बंद दरवाजे के नजदीक पहुंच गया। दरवाजे से वो काफी देर तक कान लगाए खड़ा रहा था। उसके बाद वो वहां से भी हट गया और दोनों हाथ उठाकर मेरे नजदीक पहुंच गया। बोला, मैं अब तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तुम कौन हो? ये सब क्या है? ये तो नामुमकिन है। मैंने उसे पूछा, दोस्त मैं भी तुम्हारी तरह एक कैदी हूँ, क्या तुम्हारा ताल्लुक फलस्तीन से है? उसने कहा, ओह तुम मेरी ही मानिंद बोलते भी हो। मेरा चेहरा देखो, जरा गौर करो मेरे चेहरे पर। अगर तुम्हें टूट फूट नजर आए तो उसे नजरअंदाज कर देना और मेरे खद्दोखाल को जहन में लाने की कोशिश करो। मैंने उसकी बात पर मुताज्जिब होकर बगौर उसकी शक्ल देखी। मुझ पर एक अजीब इंकिशाफ हुआ। मैं हैरत से उछल पड़ा और मेरे मुंह से बेख्तियार एक आवाज निकल गई, आकिल तिवारू। हाँ, उस शख्स के चेहरे का डिजाइन बिगड़ा हुआ न होता तो शायद मैं उसे एक ही निगाह में पहचान लेता। ये आकिल तिवारू ही था, 100% ये आकिल तिवारू ही था। मेरे जहन में एक लम्हे के लिए भौंचाल सा गया और मैं पागलों की तरह उसकी शक्ल देखता रह गया। तशद्दुद ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया था, लेकिन गौर से देखने पर उसके खद्दोखाल का अंदाजा हो जाता था। उसने कहा, अफसोस मैं खड़ा नहीं रह सकता, क्या तुम मुझे बैठने की इजाजत दोगे? और फिर वो दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गया। मैंने पूछा, क्या आकिल तिवारू तुम ही हो? उसने कहा, हाँ, लेकिन तुम कौन हो और मेरे हम शक्ल कैसे हो? मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। जहन में आंधियां सी चल रही थीं। आकिल तिवारू भी गिरफ्तार हो गया था। उन लोगों की अचानक खामोशी का राज समझ में आ रहा था। वो खुद उलझ गए होंगे, लेकिन कुछ और भी तो हो सकता है। ये शख्स उनकी कोई चाल तो नहीं है। मैंने बेख्तियार उससे शनासाई का इजहार कर दिया था। जो तीर कमान से निकल गया था उसे वापस तो नहीं ला सकता था, लेकिन मजीद हिमाकत मुनासिब नहीं थी। पहले ये यकीन कर लिया जाए कि दर हकीकत ये आकिल तिवारू ही है या कोई यहूदी चाल। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।